So we'll begin with new chapter, that is mechanical properties of fluids. In total तीन section है इस chapter के, तो we'll start with first little bit of introduction. तो total तीन section है. सबसे पहले आएगा hydrostatics. Hydrostatics में you will be mostly solving questions on pressure measurement, जैसे बैरोमीटर, मैनोमीटर का यूज. उसके बाद पास्कल्स लॉ, you will be using Pascal's law, etc. Pascal's law. Then second part of this is surface tension. Surface tension में you will be solving questions on surface tension itself, Laplace law of spherical membrane, and capillary action. तो ये तीन इसमें आएंगे mostly. तो आपको roughly you should know basic formulas. Of course, relation of surface energy and surface tension be surface energy dW is equal to tension into dA. उसके बाद height of liquid inside capillary H equal to 2t cos theta by r rho g. इस पे क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद Laplace law of spherical membrane delta P pressure difference between inside and outside is equal to 2t by r. अगर liquid drop है तो, और अगर bubble है तो 4t by r. इसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स का पार्ट आएगा. हाइड्रोडायनामिक्स मतलब व्हेन लिक्विड इज इन मोशन. आफ्टर दैट यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोडायनामिक्स. इसमें बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू विल यूज. बर्नौलीज इक्वेशन एंड देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो थोड़े बाकी क्वेश्चंस बाकी टॉपिक्स पे भी आएंगे, लेकिन most of the questions will be based only on these three four things. So let us start solving questions then. तो पहला क्वेश्चन 2020 CET का क्वेश्चन है. Water rises in capillary tube of radius r up to a height h. The mass of water in capillary tube is m. In capillary is m. The mass of water that will rise in capillary of radius r by 4 will be. Simple question है. सबसे पहले capillary action क्या है याद होना चाहिए. What is capillary action? हमारे पास एक liquid है, let us say water. Then we have a capillary. ये water का level है और हमारे पास एक capillary है. What is capillary? Thin tube which is open at both the ends. तो जब आप इस ट्यूब को वाटर में डिप करोगे तो इनसाइड द कैपिलरी द लेवल विल बी मोर कंपेयर टू आउटसाइड. इसको बोलते हो कैपिलरी राइज. क्योंकि लिक्विड था वाटर मतलब लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, मतलब जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है लेस देन 90 होता है. उस केस में वाटर का लेवल, लिक्विड का लेवल आउटसाइड के कंपेरिजन में अंदर ज्यादा होता है. फॉर लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी व्हिच डज नॉट वेट अ सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना, ऑब्ट्यूस 135. उस केस में आउटसाइड लेवल ज्यादा होता है और इनसाइड लेवल कम होता है. तो एनीवेज यहाँ जो ये एक्स्ट्रा हाइट आया है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अभी लिखा था मैंने 2t cos theta by r rho g. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक कैपिलरी है जिसमें ये जो लिक्विड का राइज हुआ, ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है इसका मास कितना है m. और क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हमने कैपिलरी के रेडियस को 1/4 कर दिया, सो पहले रेडियस था r, अभी अगर हमने रेडियस r/4 कर दिया तो कैपिलरी को हमने और भी थिन कर दिया, तो वी हैव इवन थिनर कैपिलरी. तो व्हाट विल बी द मास ऑफ लिक्विड, ऐसा पूछा है. तो पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या. यू हैव अ कैपिलरी, यू डिप इट इनसाइड वाटर, लेवल जाएगा अप. जितना लेवल अप गया उस लिक्विड का मास कितना है m. अगर आपने कैपिलरी को अभी रेडियस 1/4 कर दिया तो हाउ मच विल बी द मास. देखो दोनों केस में लिक्विड सेम था तो टेंशन सेम है, थीटा सेम है तो कॉस थीटा सेम है, तो रो भी सेम है और जी भी सेम है. मतलब हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. इक्वेशन नंबर 1. आपको पूछा है मास का, इंफॉर्मेशन दिया है रेडियस का. पूछा है मास, इंफॉर्मेशन दिया है रेडियस, तो किसको किससे कनेक्ट करना है, मास को रेडियस के साथ. आपने हाइट को रेडियस के साथ कनेक्ट किया, मास को भी करो. व्हाट इज मास इन जनरल,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ. लेंथ मतलब हाइट इन दिस केस. You can say height also, that's fine, into density. Mass equal to area is pi r square, क्योंकि ये जो कैपिलरी होता है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है. हाइट एंड रो, पाई कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनटू एच. लेकिन एच इज इटसेल्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो एक आर हो गया कैंसल. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सिंपल हो गया, क्वेश्चन खत्म. m2 by m1 इक्वल टू r2 by r1. r2 कितना है, r1 by 4 और r1, तो 1 by 4. तो m2 इक्वल टू m1 by 4. m1 को बोला था m, तो आंसर आएगा m by 4. ऑप्शन नंबर. A small metal sphere of mass m, density d1, when dropped in a jar filled with a liquid, moves with terminal velocity after some time. The viscous force acting on the sphere is d2 is density of liquid and g is action due to gravity. तो ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले. व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? नहीं पता. इमेजिन हमारे पास एक ट्यूब है, जार है, जो भी व्हाटएवर इट इज. इसमें आपने एक लिक्विड को फिल कर दिया. तो यू हैव फिल्ड अप अ लिक्विड इन दिस एंड अगर इसमें आपने एक मेटालिक बॉल ड्रॉप कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ मेटालिक बॉल, एनी मेटालिक बॉल. और रिमेंबर ये स्पेसिफिकली मेटालिक बॉल के लिए होता है, मतलब नॉट रियली मेटालिक बट फॉर स्फेरिकल शेप. तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, और इस पे क्वेश्चंस थोड़े अलग भी आते हैं. नॉर्मली टर्मिनल वेलोसिटी आप डिफाइन करते हो, लिक्विड है, लिक्विड से क्या फॉल हो रहा है, बॉल. लिक्विड में सॉलिड बॉल है. और ये सेम रेन ड्रॉप के लिए भी एप्लीकेबल है. व्हेन रेन ड्रॉप फॉल्स थ्रू एयर, तो सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. तो व्हेन यू हैव अ मेटालिक बॉल फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, कौन से फोर्स एक्ट होते हैं? 3 फोर्स है. पहली बात तो फॉल हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स होगा mg. एक फोर्स कौन सा बोला तुमने, बियॉन्सी, अपथ्रस्ट बोलते हैं उसको. One force is upwards, which is called as upthrust, and the other force upward is called as viscous force. तो ऊपर 2 फोर्स है, अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स. देखो इनिशियली होता क्या है यहाँ पे ना, इनिशियली आपने बॉल को ड्रॉप किया मतलब वेलोसिटी था 0. उसके बाद वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि तब तक फोर्सेस बैलेंस नहीं है. डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन अपवर्ड फोर्स. आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद, व्हाट हैपेंस इज डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टोटल अपवर्ड फोर्सेस. टोटल अपवर्ड फोर्स में कौन कौन सा है? अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स है. अब क्वेश्चन पे आओ. वैसे इसको सॉल्व करने के बाद, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन. याद है? 2/9 आर स्क्वायर जी, ओके, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है टर्मिनल वेलोसिटी 2/9. आगे आर स्क्वायर जी, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. वो सॉल्व करने के बाद, सॉल्व नहीं करेंगे हम अभी. तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज ईटा, क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी. व्हाट इज सिग्मा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की सॉलिड. चलो एक चीज अच्छे से समझ लो. अब जो माइनस कर रहे हो ना, माइनस वो छोटा होता है. और मेटल मतलब सॉलिड और लिक्विड, इसमें से डेंसिटी ज्यादा मेटल का होता है और कम लिक्विड का होता है. तो सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड. अगर मैं बोलता ड्रॉप है, पानी का ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है,
रेन ड्रॉप इज फॉलिंग थ्रू एयर, तो सिग्मा मतलब किसका डेंसिटी, एयर का, और रो मतलब किसका, वाटर का। वेरी गुड। उस केस में आप सिग्मा लिखते नहीं हो, क्यों नहीं लिखते हो, 1 होता है, रो कितना होता है 1000, व्हाट इज 1000 माइनस 1, 1000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो एनीवेज ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको पूछा है व्हाट इज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स पूछा है, तो व्हाट इज विस्कस फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अप थ्रस्ट। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg। हाउ डू यू फाइंड आउट अप थ्रस्ट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो वो भी बता देता हूँ, जिनको पता नहीं है अच्छे से समझ लो कि अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कहाँ यूज होगा पहले वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी था, मैं अभी बताता हूँ। सपोज, सपोज ये जो बोल रहा हूँ मैं सिर्फ जोक के लिए है, डोंट टेक इट अदरवाइज। सपोज आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, पंगा हो गया, और वो बहुत हट्टा कट्टा है, और यू आर लाइक स्केलेटन, तो हाँ देखता हूँ, तो स्विमिंग पूल में आता हूँ देखता हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी है, वाटर ऑलवेज एक्सर्ट्स अप, अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, तो इट इज बेटर कि उसको उठा के फेंकना पानी में इजी होगा कंपेयर टू एयर, ओनली बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट। मतलब लिक्विड ऑलवेज ऑलवेज एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स। अब दिक्कत ये है कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मुझे अप थ्रस्ट निकालना है, अपवर्ड फोर्स निकालना है, डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, नहीं कर सकते डायरेक्टली मेजर। तो व्हाट वी डू इज, हम एक ट्रिक यूज करते हैं, जब मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालूंगा तो डेफिनेटली लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, इसको बोलते हैं लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट होना, लिक्विड डिस्प्लेस। तो हम क्या करते हैं ना, इंटेंशनली यहाँ पे एक छोटा सा पिन होल कर लेंगे, यहाँ से एक पाइप निकाल लेंगे, और एक कंटेनर, एक्स्ट्रा कंटेनर यहाँ पे रख देंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि करते क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। यू विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस, हमको सिर्फ पता करना है कि अपथ्रस्ट फाइंड कैसे करोगे, क्योंकि डायरेक्टली मेजर नहीं होता है। जैसे ही ये अंदर गया, लिक्विड का लेवल बढ़ा, लिक्विड का लेवल बढ़ा तो लिक्विड बाहर आ गया, लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो लिक्विड हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जितना भी वेट होगा वो होता है अपथ्रस्ट। तो वेट ऑफ दिस लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एलडी मतलब लिक्विड डिस्प्लेस, इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट अपथ्रस्ट। तो तुमको अपथ्रस्ट चाहिए, तो mg माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, right? This is equal to mg minus, weight is weight, weight is again mg, mass of liquid displaced into g, right? g तो निकाल लेंगे बाद में कॉमन, mg minus mass of liquid displaced is volume of liquid displaced into density of liquid displaced into g। अब लॉजिकली स्पीकिंग, जितना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम स्पीयर का है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, राइट? मतलब इस केस में वॉल्यूम ऑफ मेटल स्पीयर, तो दिस इज इक्वल टू mg माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर? नहीं, आई डोंट वांट 4 by 3 pi r cube, because answer is not in terms of 4 by 3 pi r cube. Answer is in terms of densities. What is density? Mass upon volume. What is volume? Mass upon density. So mass of sphere upon density of sphere. यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। मास ऑफ स्पीयर, ये भी तो मास ऑफ स्पीयर ही है, दिस इज ऑल्सो मास ऑफ स्पीयर। तो मास ऑफ स्पीयर को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से, तो m g रो एल डी अपॉन रो एस। तो क्या कॉमन आ गया, mg 1 माइनस रो एल डी। व्हाट इज लिक्विड डिस्प्लेस्ड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी, अ स्मॉल मेटल स्पीयर ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1। ये तो मेटल स्पीयर का डेंसिटी क्या है, d1, और लिक्विड का कितना है, d2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, d1। तो mg 1 माइनस d2 बाई d1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी each of radius r coalesce मतलब merge, combine to form a large single drop. The ratio of total surface energies before and after the changes. ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब मैं आपको पहले तो पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन देन यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक। तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जीज बिफोर मतलब पहले दो ड्रॉप थे, एंड आफ्टर मतलब सिंगल ड्रॉप बन गया। तो सबसे पहले हमारे पास दो मर्क्यूरी के ड्रॉप्स है, एंड मर्क्यूरी के ड्रॉप्स है, तो यू हैव टू मर्क्यूरी ड्रॉप्स। इनका रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। दीज टू कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। अब मैं आपको पहले जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ। 2 हो, 8 हो, 27 हो, 64 हो, जितने भी हो, डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम से फॉर्मूला यूज कर लेना। तो यू हैव स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। आई विल टेक ए जनरल, मतलब एन ड्रॉप्स है, हाँ, टोटल एन। नाउ दीज ड्रॉप्स दे मर्ज, coalesce to form a single drop. So they will merge to form a single big drop. Let us say the radius of this big drop is capital R. ये कैपिटल R है। अब लॉजिकली स्पीकिंग, मेरे पास अगर एक एक लीटर के दो पानी के बॉटल है, दोनों को मैंने बड़े कंटेनर में खाली कर दिया, तो क्या होगा, 2 लीटर होगा, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। हो सकता है हमको ये क्वेश्चन में नहीं लगे, लेकिन पता होना चाहिए। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर था, और यह आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, तो एन आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो एन इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब। ये यूज होगा। नंबर 2, अगर आप क्यूब रूट लेते हो तो n रेज टू 1/3 कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो ये भी याद रखना, कैपिटल आर इज इक्वल टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 8 ड्रॉप्स कंबाइन होके सिंगल ड्रॉप बन गए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप? 8 ड्रॉप, नंबर कितना है 8, 8 का क्यूब रूट कितना है 2, तो 2r। 27 ड्रॉप्स कंबाइन होके सिंगल बन गया, 3r एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है सिंपल, सरफेस एनर्जी इज T इंटू ए। डी ए एक ही बात है। मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी कंबाइन होकर मर्क्यूरी रहता है, तो टेंशन इज सेम। तो E इज प्रोपोर्शनल टू A, और A इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4πr², मतलब r²। इन शॉर्ट, इनिशियल एनर्जी अपॉन टोटल फाइनल ना, इनिशियल बाय फाइनल, इनिशियल एनर्जी बाय फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल का स्क्वायर। तो आर इनिशियल इज स्मॉल आर एंड आर फाइनल इज कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का बराबर, सही है। एक छोटी सी गलती हुई है, आई टेल यू व्हाट हैपेंस, व्हाट हैज हैपेंड रॉन्ग हियर। आपने डायरेक्ट लिख तो लिया, बट यू फॉरगॉट कि इनिशियली n ड्रॉप्स थे और फाइनली एक है। तो बेटर इज टू राइट इन दिस टर्म्स a इनिशियल अपॉन a फाइनल। लेकिन इनिशियली कितने ड्रॉप थे, n, तो उसको n को छोड़ो मत, मैं तो गया, n को भूल जाओगे। अब लिखोगे n पाई आर आई इनिशियल स्क्वायर अपॉन पाई आर एफ स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n टाइम्स, ये n साथ में रहेगा यहाँ पे, n टाइम्स व्हाट इज स्मॉल r बाय कैपिटल R, व्हाट इज स्मॉल r बाय कैपिटल R, अभी अभी बताया था मैंने, 1/n⁻⁴, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 1/n⁻⁴, तो n इंटू 1/n⁻⁴ का स्क्वायर, मतलब n अपॉन n⁻²/3, 2/3 ऊपर जाएगा, -2/3, और यहाँ पे क्या है 1,
तो कितना आ गया, n⁻⁴, n⁻⁴। अगली बात है याद रखो फॉर्मूला, व्हाट इज इनिशियल मतलब बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर, n⁻⁴, तो दो ड्रॉप हुए तो 2⁻⁴, तो है ना 2⁻⁴, ऑप्शन नंबर बी। तो 2⁻⁴ खत्म। वेट 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 वेट, आंसर हो गया, सही बात है। कभी कभी उल्टा पूछते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल, 1/n⁻⁴। उस केस में आएगा, नहीं दिया है, देना चाहिए था, देना चाहिए था। अगर 8 ड्रॉप्स होते तो इनिशियल टू फाइनल 2:1, और फाइनल टू इनिशियल 1:2, 27 होते तो 3:1। ओके, तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत अगली बार से नहीं पड़नी चाहिए, जस्ट रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉर वन मोर टाइम रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, हर बार सॉल्व नहीं करना। द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, अभी ये जो ब्लोइंग वर्ड यूज होता है, मतलब पहले बबल नहीं था, मतलब इनिशियल एरिया 0 था, तो डी ए, तुम डी ए लिखते हो ना, चेंज इन एरिया, दैट इज फाइनल एरिया माइनस, मतलब जब इनिशियल था ही नहीं तो डी ए विल बिकम फाइनल एरिया। तो द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल, सोप बबल of radius r is W. The work done in blowing a bubble of radius 2r of the same solution, same soap solution is, जोक है। वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी, अभी तो बताया था, वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी मतलब क्या, TdA। लेकिन बबल के दो फ्री सरफेस होते हैं, अंदर का भी फ्री होता है और बाहर का भी, तो क्या लिखोगे 2dA। वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैंसिल ही हो जाएगा बाद में, बट यू शुड रिमेंबर ड्रॉप हैज वन सिंगल फ्री सरफेस दैट इज आउटसाइड सरफेस, तो वहां पे लिखोगे T, लेकिन बबल या फिल्म वर्ड यूज हो तो 2। वेरी गुड। अभी मैंने बताया डीए मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए इनिशियल इज 0 एंड एरिया इज 4πr², राइट। ये 2T है, तो 2T 4π कांस्टेंट, मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो W2/W1 इज R2/R1 का स्क्वायर। R2 इज 2R, R1 इज R, तो RR कैंसल 4, तो W2 इज 4 टाइम्स ऑफ W1, W1 को तुमने बोला है W, तो 4W, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे सीईटी में सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, तो लेवल अप होगा कल या परसों, वी विल टेक ऑफ कोर्स JEE नीट PYQ आल्सो। और स्क्वायर फ्रेम, अभी यहाँ पे बी केयरफुल, स्क्वायर प्लेट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर फ्रेम। जैसे रिंग इज नॉट इक्वल टू डिस्क, रिंग मतलब पूरा मास इज एट सरकमफरेंस, डिस्क मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दैट सर्कल। तो सेम यहाँ पे वैसा होता है, क्योंकि अगर वो मिस कर दिया आपने, स्क्वायर प्लेट पढ़ लिया तो आंसर अलग आएगा, स्क्वायर फ्रेम का आंसर अलग आएगा। और स्क्वायर फ्रेम ऑफ ईच साइड L is dipped in a soap solution and taken out, तो जब उसको बाहर निकालोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, सोप सॉल्यूशन का फिल्म। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म इज, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, बट आई जस्ट टेल यू, थोड़ा सा बेसिक्स चाहिए। पहले तो सरफेस टेंशन क्या ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, तो फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे पूरा ऐसा लिक्विड फील्ड है, और मैं लिक्विड को ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप सरफेस से। जब तुम ग्लास के ऊपर से देखते हो तो व्हाट डू यू सी इज ओनली दिस सर्कल। तो टू डिफाइन सरफेस टेंशन हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ L मान लेंगे, तो L इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन पे you have a lot of water molecule या liquid molecules, और हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल पे there are two types of forces, cohesive and adhesive. Cohesive force is due to molecules of the same type, मतलब liquid,
एंड एडेसिव इज ड्यू टू एयर, इसके ऊपर एयर था, लेकिन एयर का डेंसिटी होता है बहुत कम, तो एयर का एडेसिव फोर्स ये होता है निगलेक्ट। तो बस कौन सा गया, कोहेसिव। अब कोहेसिव फोर्सेस डाउनवर्ड्स भी होते हैं, साइड वाइज भी होते हैं। यू नीड टू रिमेंबर, इन मॉलिक्यूल के जो नीचे मॉलिक्यूल्स है दे विल आल्सो अट्रैक्ट, और जो साइड में है दे विल आल्सो अट्रैक्ट। तो हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए डाउनवर्ड फोर्सेस निग्लेक्ट करते हैं, वी ओनली कंसीडर टेंजेंशियल फोर्सेस। कौन से, टेंजेंशियल। तो हर एक मॉलिक्यूल पे दोनों साइड पे क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड लुक्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों साइड से क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स दोनों साइड से है। इमेजिन ये टोटल टेंजेंशियल फोर्स है एफ। तो सरफेस टेंशन T is defined as tangential force per unit length। ये डेफिनेशन है इसका, फोर्स अपॉन लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर। मतलब डायमेंशनली स्पीकिंग m1 l1 t माइनस टू अपॉन l1, ll कैंसल, तो m1 t माइनस टू। एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन m1 t माइनस टू। तो यहां से जो फोर्स आता है ना वो होता है TL। क्या आता है वो, TL। और TL क्यों आया, क्योंकि सरफेस एक ही फ्री था, ओनली अपर। अगर दोनों सरफेस फ्री होते तो 2TL। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। वंस यू नो दिस मच, नाउ वी कैन टॉक अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास था एक स्क्वायर फ्रेम। तो वी हैव अ स्क्वायर फ्रेम, वी हैव अ स्क्वायर फ्रेम। तो जस्ट ड्राइंग स्क्वायर फ्रेम, ये स्क्वायर ही है। आपको पैरेललोग्राम दिखेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा उसका एंगल अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। इट इज मोर और लेस स्क्वायर। तो ऐसा एक स्क्वायर फ्रेम है। इसको आपने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया और जब बाहर निकाला तो यहाँ पे बन जाएगा फिल्म। तो यू विल हैव अ सोप फिल्म हियर। और आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स, फोर्स पूछा है ना, यस ऑफ कोर्स, यस फोर्स पूछा है आपको। रीड द क्वेश्चन, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ ईच साइड L is dipped in soap solution and taken out. The force acting on the film formed is, force acting on the film। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म मैंने अभी बताया, व्हाट इज फोर्स, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सही है, लेकिन यहाँ पे कितने फ्री सरफेस है, टू। तो क्या आएगा, 2TL। ये एक साइड पे हुआ, ऐसे स्क्वायर के कितने साइड्स है, तो आंसर क्या आएगा, 8TL। खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, टू स्पेरिकल रेन ड्रॉप्स reach the surface of earth with terminal velocities having ratio 16:9, the ratio of their surface areas is। तो हमारे पास दो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है which reach the surface with terminal velocity in the ratio of 16/9। they're asking you what is the ratio of their surface area। चलो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा। अब देखो ऐसी बात है, दो रेन ड्रॉप्स थे, मतलब दोनों वाटर का बना हुआ है, मतलब दोनों के लिए ये कांस्टेंट है, मतलब दोनों के लिए ये कांस्टेंट है। दोनों एयर से ही फॉल हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट है, दोनों अर्थ पे फॉल हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बट यू ऑफ कोर्स नो एरिया इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 समझ में आ गया कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो जो रेशो वी का था वही रेशो ए का आएगा, 16/9। तो 16/9, ऑप्शन नंबर सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, water rises up to height h in capillary tube on the surface of earth।
the value of h will increase if the experimental setup is kept in a lift going upward with acceleration, with some acceleration, accelerating train, a satellite rotating close to earth, a lift going down with acceleration a less than g. अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशन के भी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले पहले तो आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है, वापस मैं रिपीट करता हूँ। जब आप एक लिफ्ट में होते हो, तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, आपको पता होना चाहिए जो वेट आप मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट वेट, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। अभी आप एक वेइंग मशीन पे खड़े रह गए, योर वेट इज एक्शन, और वेइंग मशीन लगाता है नॉर्मल रिएक्शन, तो जो तुम मेजर करते हो वो है नॉर्मल रिएक्शन, उसको बोलते हो एपरेंट वेट, राइट? दैट इज नॉट योर एक्चुअल वेट। आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक वेइंग मशीन है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ और इसको बाद में इसके कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर यू आर स्टैंडिंग। अब बहुत सारे केसेस बनते हैं, लिफ्ट इज एट रेस्ट, या फिर लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो तीन केसेस, लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट मूविंग अप, लिफ्ट मूविंग डाउन बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए इज जीरो। इस केस में weight mg and normal reaction they are same because there is no net force. एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में जो आप मेजर कर रहे हो दैट इज योर रियल वेट। गुड। अब इमेजिन दैट द लिफ्ट इज गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन ए। अब कोई भी चीज ऊपर तब जाती है जब नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में हो। नेट फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर, मतलब ज्यादा फोर्स कहाँ है? ऊपर। फोर्स ऊपर का कौन है? एन। नीचे कौन है? mg। दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स। लेकिन फोर्स बाय डेफिनेशन क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n क्या आ गया? ma प्लस mg, मतलब n इक्वल टू ma प्लस g। गुड। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है वो g से ज्यादा है। गुड। और ये आप एक्चुअली प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। जस्ट टेक अ वेइंग मशीन, स्टैंड इनसाइड अ लिफ्ट, पुट बटन दबाओ, ऊपर जाएगा। मोमेंटरीली, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आपको दिखेगा कि ये वेइंग मशीन अलग रीडिंग दिखा रहा है। अलग मतलब ज्यादा दिखा रहा है। अगर पहले 50 kg था, अब 51 52 दिखेगा। वेरी स्लाइट डिफ्लेक्शन, क्योंकि फिर लिफ्ट चालू हो गया, उसके बाद लिफ्ट क्या करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, फिर वापस से आ जाएगा 50 पे। उल्टा, अगर लिफ्ट इज गोइंग डाउन, इफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, in that case downward force is more than upward, so net force is downwards. So in that case mg minus n is ma, so n equal to mg minus ma, तो g minus a। 10वें 12वें फ्लोर पे जाओ, लिफ्ट पे खड़े रहो, बटन दबाओ नीचे आने के लिए। अगर 50 किलोग्राम पहले था तो अभी 48 49 दिखाएगा, फिर वापस से हो जाएगा 50। तो मोमेंटरीली यू विल नोटिस दैट the weight is going down momentarily। तो यहाँ पे नेट एक्सीजन क्या है? g से कम है। अब ये केस अलग है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्यों? आपको पूछा है, हमारे पास एक कैपिलरी है, उसमें हाइट कितना है वाटर का? h ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। h की वैल्यू बढ़नी चाहिए, द वैल्यू ऑफ h विल इंक्रीज इफ, तो h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। इसको बढ़ना है तो इसको कम होना है, इसको कम होना है, कम होना है तो डाउनवर्ड मोशन होना चाहिए। लेफ्ट गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a लेस देन g। डन, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो अभी ये नोट डाउन कर लो, बिकॉज यू विल नीड दिस लेटर ऑल्सो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। आप आंसर बताओगे अगले क्वेश्चन का। विदाउट पेन एंड पेपर यू आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज 3 × 10⁻⁻² Newton per meter,
वर्क डन इन फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब इनिशियल एरिया इज 0। इन फॉर्मिंग अ सोप फिल्म, फिल्म मतलब टूटी, क्योंकि दो फ्री सरफेस होते हैं, ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर विल बी 2 TDA। वर्क डन इज 2 TDA। DA इज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए इनिशियल तो था नहीं, तो 2TA। 2 × T, 3 × 2 6, 6 × 10⁻²। A 25 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁴, 10⁻², और इसका 10⁻², 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴। तो जो मैंने ऐसा फास्ट फास्ट बोला, अभी स्लो स्लो बताता हूँ। वर्क डन इज TDA, लेकिन फिल्म है तो दो फ्री सरफेस DA, ये होता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, लेकिन इनिशियल एरिया 0 था तो आ गया फाइनल एरिया। तो वर्क डन इक्वल टू 2 × T। T इज 3 × 10⁻²। A इज 20 × 5, लेकिन ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴, 10⁻⁴ होगा वहां पे, तो 10⁻⁴, -4 is coming only because of conversion from centimeter square to meter square। 100 और 100, 10⁻², मतलब 100 और 10⁻² कैंसल, क्या बचा, -4, और क्या है 6, तो 6 × 10⁻⁴ जूल। हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए आई वुड एडवाइज यू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहाँ नहीं एग्जाम में, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग कैलकुलेशन। अरे वो ओरली हो जाता है वो कैलकुलेशन। 8 के बाद वापस रिपीट हो गया गलती से, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इन एयर अ चार्ज्ड सोप बबल ऑफ रेडियस R breaks into 27 small soap bubbles of equal radius r, then the ratio of mechanical force acting per unit area, very good, the ratio of mechanical force acting per unit area of big soap bubble to that of small soap bubble is। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। मैकेनिकल फोर्स या फिर फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, तो रेशियो ऑफ किसका पूछा है, प्रेशर, बबल हो या फिर ड्रॉप हो, लैपलास लॉ, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू 2T/R, इक्वल टू 2T/R या फिर इक्वल टू 4T/R, राइट। अभी 2T हो या 4T हो, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। पहले अगर बबल था तो ब्रेक होने के बाद बबल ही बनता है, ऐसा नहीं होता कि बबल का ड्रॉप बन गया। तो पहले अगर दो फ्री सरफेस थे तो अभी भी दो, मतलब वो 2T या 4T वो भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। एंड ऑफ द क्वेश्चन। चलो फिर भी बता देता हूँ व्हाट वी आर सेइंग हियर इज, अभी देखो थोड़ा टाइम पहले आज ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास चाहे मर्ज हो, कोयलेस हो या फिर ब्रेक हो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, n⁻⁻³ स्मॉल r। अभी कितने ड्रॉप्स में स्प्लिट हो गया, 27 में, तो r क्या आ गया, 3, राइट। फिर लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, आप बोलोगे डेल्टा पी क्यू, अरे तुमको बोला है मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ये हमेशा होता है प्रेशर, और ये होता है 4T/R अगर बबल है तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो डेल्टा P1/डेल्टा P2 इज R2/R1। R2 मतलब फाइनल R कितना है, कितना है 3R, तो कितना है 3R, और ये कितना है R, तो क्या आ गया 3:1, तो 3:1 ऑप्शन नंबर बी। ओके, बता दो अभी इसका आंसर मेरे को, बहुत सिंपल है। ऑप्शन डी,
Two capillary tubes of different diameters are dipped in water. Rise of water is h is inversely proportional to r. तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका हाइट कम होगा, सिंपल लॉजिक है, और जिसका डायमीटर कम है उसका हाइट ज्यादा है. तो द राइज ऑफ वाटर इज मोर इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर. ये ठीक ठाक है. A metal sphere of radius r and density rho1 is dropped in a liquid of density sigma, moves with terminal velocity v. Another metal sphere of same radius and density rho2 is dropped in the same liquid. Its terminal velocity will be good. So मेरे को पता what is the formula of v? 2/9 r square g रो माइनस सिग्मा बाय ईटा. अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है. फिर बोला है सेम लिक्विड में ड्रॉप किया, मतलब ये भी कांस्टेंट है. डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट है, लेकिन रखो क्योंकि आंसर में है वो. और वैसे भी तुम प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल कब करते हो, रेशो लोगे. तो जो इंडिपेंडेंट है जैसे ईटा है, माइनस कुछ किया क्या हमने, तो ईटा कैंसिल हो जाएगा. ये सिग्मा माइनस में है तो ये कैंसिल नहीं होता है, तो उसको कैंसिल, उसको कांस्टेंट ट्रीट मत करो फिलहाल, उसको एज इट इज रखो. ये भले ही कांस्टेंट हो लेकिन रो माइनस सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, तो उसको एज इट इज रखो. और क्या कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, आर, सेम रेडियस बोला है ना. तो सिंपल, v इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा. तो v2 बाय v1 इज इक्वल टू रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा. अभी इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 मत लिखना, लिक्विड सेम है. तो v2 इक्वल टू रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा इंटू v1. v1 है v. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा इंटू v, ऑप्शन नंबर सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वापिस nothing to solve. Which of the following statements is correct? Surface energy is potential energy per unit length. Surface energy is potential energy itself. अभी अगर समझो तुमको नहीं भी पता होता कि पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी, नहीं पता होता, चलो कोई बात नहीं. सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि एनर्जी इज एनर्जी अपॉन लेंथ. होता है क्या ऐसा? तो फिर कैसे होगा ये, एनर्जी इज एनर्जी अपॉन लेंथ, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया. सरफेस टेंशन इज वर्क पर यूनिट एरिया, अभी लिखा था वर्क इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो सरफेस टेंशन इज वर्क अपॉन एरिया, तो ये करेक्ट है. सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट लेंथ, नो. सरफेस एनर्जी इज वर्क डन पर यूनिट फोर्स, नो. आप बताओ, ये बता दो अब. द एक्सेस ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू. अभी तो 3-4 बार बोला डेल्टा पी इज 2t बाय आर, डेल्टा पी इज 4t बाय आर. When a large bubble rises from bottom of water lake, okay, to its surface, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, रेडियस बढ़ना चाहिए बेसिकली, देन इट्स रेडियस डबल्स. बराबर है, होता है ऐसा. इवन इन बकेट, पानी के बकेट में भी जब स्मॉलर बबल इज एट द बॉटम, वो जब ऊपर आता है तो उसका साइज बढ़ता है, तो रेडियस डबल्स. इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ height h of a certain water column, then the depth of the lake will be good. क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से समझ लो. When a large bubble rises from bottom of a water lake to its surface, then its radius doubles. ठीक है, पहले ये क्या बोल रहे हैं वो समझ लेते हैं. What they are telling us is, you have, फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटम ऑफ लेक है और यहाँ पे ये फ्री सरफेस, अपर सरफेस ऑफ लेक है, बीच में पूरा पानी है. देन यू हैव बबल हियर. ये बबल जब ऊपर जाएगा तो ये ऑलमोस्ट इसका रेडियस डबल हो जाएगा यहाँ तक आते आते. इसको बोलता हूं मैं पॉइंट नंबर 1
इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2। इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस है जिसका क्वेश्चन के साथ में भी कुछ रिलेशन नहीं हो। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P0 is equal to the pressure of height h of a certain water column, then the depth of the lake will be, if the atmospheric pressure is equal to the pressure of height h of certain water column। तुमको पता है प्रेशर कैसे मेजर करते हो तुम? बैरोमीटर, एच रो जी, सही है। तो तुमको ये बता रहे हैं कि तुमको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़े तो तुम एच रो जी ही यूज करो। सिर्फ हाइट कितना है एच, और रो वाटर का लेना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, ऑफ अ सर्टन वाटर कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम नहीं। तो रो की वैल्यू क्या लोगे 1000 अगर जरूरत पड़ती है तो ये सिर्फ तुमको बता रहे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। दैट इज द आइडिया। गुड। अब पूछा डेप्थ बताओ, फिर यहां से यहां तक का डेप्थ मान लेते हैं डी है, इमेजिन डी। नाउ यू ऑफ कोर्स नो, यू शुड नो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चन आएंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं पॉइंट 1 पे प्रेशर मेजर करूं तो पॉइंट 1 पे प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फियर। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज, डेप्थ कितना बोला है डी, और प्रेशर कैसे होता है एच रो जी। एच मतलब क्या है डी रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। इंटरेस्टिंगली ये रो भी वाटर का है और ये रो भी वाटर का है। दैट इज वाई अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मर्क्यूरी का काम ही नहीं है, तो दोनों डेंसिटीज सेम है। अब आपको एक चीज बतानी चाहिए। नॉर्मली जब एक बबल लेक के नीचे से ऊपर जाता है, आइडियली टेम्परेचर होता है यहाँ पे कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये पॉइंट 1 वो पॉइंट 2, राइट, करेक्ट। तो P1 व्हाट इज वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू P2 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई और पाई कैंसल। तो P1 इक्वल टू P2 R2/R1 का क्यूब। अब मुझे बताओ 2 पॉइंट के ऊपर कौन है डायरेक्टली? एटमॉस्फेयर। तो P2 कौन हुआ फिर? P0, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर है ही डायरेक्टली एटमॉस्फेयर। तो P2 इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। R2 बोला था 2 टाइम्स, तो 2R अपॉन R का क्यूब। तो कितना आ गया 8P0। ये है इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। गुड। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, या फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 2। P1 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था P1, लेकिन P1 कौन है 8P0 इक्वल टू डी रो जी प्लस P नॉट। हाँ वो P नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी। यहाँ पे लाओ इसको 7P0 इक्वल टू डी रो जी, लेकिन P0 क्या था? तो 7H रो जी इक्वल टू डी रो जी। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर ही है, मर्क्यूरी की बात ही नहीं हो रही, कैंसल। तो व्हाट इज डेप्थ? 7H ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal wire of density rho floats on water surface horizontally. If it is not to sink in water, then the maximum radius of the wire is proportional to। अच्छा ठीक है। So what we have is a wire, metallic wire,
इट इज फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वाटर पे, वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर का सरफेस होगा, उसके ऊपर वो फ्लोट हो रहा है, सिंपल। तो यू हैव सरफेस ऑफ वाटर ओवर हियर, इट इज फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ इट। लॉजिकली स्पीकिंग, weight is vertically downward, that is mg। और बिकॉज ऑफ वेट इसने एक्चुअली सिंक होना चाहिए था। सिंक हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स को कोई तो फोर्स बैलेंस करेगा। कौन करेगा? ये फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग है। बियॉन्सी फोर्स नहीं हो सकता। बियॉन्सी फोर्स कब होता है? जब इनसाइड हो, तो वो तो नहीं हो सकता। विस्कस भी नहीं हो सकता, क्योंकि विस्कस के लिए मोशन चाहिए। व्हाट इज विस्कस फोर्स? 6 पाई एटा आर वी। वी वी मतलब मोशन होना चाहिए। तो एक ही फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन शुड बैलेंस mg। सिंपल सिंपल। फॉर अ वायर टू फ्लोट, फॉर एनी सब्सटेंस टू फ्लोट, सरफेस टेंशन का फोर्स शुड बैलेंस वेट। दिस इज T इंटू एल। आपको पूछा है मैक्सिमम आर। देखो ऐसा है कि तुम अगर इसका रेडियस बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेटली रेडियस ऐसा तो नहीं बढ़ेगा ना, मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा तो फिर वेट विल बिकम मोर एंड सरफेस टेंशन रिमेन्स द सेम। तो वो क्या हो जाएगा? सेम। तो आपको क्या चाहिए? आर पूछा है, आपको पूछा है मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस, रेडियस कहां से लाओगे इक्वेशन में? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वायर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। एरिया इंटू लेंथ, एल एल, एल एल हो गया कैंसल। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर रो जी। तो आर स्क्वायर आ जाएगा टी अपॉन पाई रो जी। तो यहां से मिल जाएगा आपको आर, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई रो जी। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई रो जी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a capillary tube having a cross-sectional area A, water rises to a height h. If cross-sectional area is reduced to a by 9, the rise of water in the capillary tube is। सिंपल क्वेश्चन है। अभी याद है कि तुमको h is proportional to 1 by, ये याद है? पक्का याद है? श्योर श्योर। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये भी याद होगा। फिर r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ a, ये भी समझ में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, बट r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ a। तो h2 बाई h1 इज अंडर रूट ऑफ a1 बाई a2। पहले एरिया था a, अभी कर दिया a बाई 9, a कैंसल, तो रूट ऑफ 9 दैट इज 3। तो h2 बाई h1 इज इक्वल टू 3, मतलब h2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h1, मतलब 3h। ऑप्शन नंबर बी खत्म। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।